अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ये इंग्लिश का पैराग्राफ है। ई कैट में जो हमारे पास टेस्ट आता है ना, हमने उसको कैसे कॉप करना है, कैसे उसके क्वेश्चंस को पढ़ना है और कैसे विद इन टाइम हमने वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उस पर एक छोटा सा लेक्चर आज मैं आप लोगों को डिलीवर करने लगा हूँ। तो आपको इस पर ये मैं इस पेपर जो आप देख रहे होंगे, इस पेपर के साथ मैं आपको सारा बताऊंगा कि आपने कैसे करना है, सारा पढ़ना कैसे है, क्या आपने टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करनी है और किस तरह आपने सारे टेस्ट को लेके चलना है और कैसे विद इन टाइम विदाउट गेटिंग स्ट्रेस्ड और विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ टेंशन और फुल मार्क्स आपने कैसे गेन करने हैं इंग्लिश में 40 में से 40। तो उसके मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने जो पैराग्राफ नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3 पैराग्राफ हैं, ठीक है, तो ऊपर वाले पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन हैं। आपने सबसे पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी, एम ऑफ एजुकेशन क्या है। हाउ डिड द टीचर्स लीड देयर स्टूडेंट, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को कैसे लीड करते हैं। व्हाट डिड सोक्रेट्स एम्फसाइज बाय क्वेश्चनिंग, सोक्रेट्स क्या एम्फसाइज करता था क्वेश्चनिंग से। व्हाट शुड बी बैलेंस्ड इन एजुकेशन, एजुकेशनल सब्जेक्ट्स अरिस्टोटल के मुताबिक एजुकेशन सब्जेक्ट्स में क्या बैलेंस होना चाहिए था। और सिनोनिम ऑफ एक्सप्लिसिटी। अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। अरिस्टोटल कंसीडर्ड ह्यूमन नेचर, हैबिट एंड रीजन टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फोर्सेस टू बी कल्टिवेटेड इन एजुकेशन, द अल्टीमेट एम ऑफ विच शुड बी टू प्रोड्यूस गुड एंड virtuous citizens। तो हमें एम क्या मिल गया, अल्टीमेट एम। एम हमारा यानी कि पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन, तो क्या है इसका आंसर क्या है, टू प्रोड्यूस, यानी कि ए वाला पार्ट, टू प्रोड्यूस गुड सिटीजन्स। ठीक है, एक मिल गया। He proposed that teachers lead their students systematically and that repetition can be used as a key tool to develop good habits. Unlike Socrates, emphasize on questioning his listener to bring out their own। आ गया। अब हमारे पास ये core questions था। How did the teachers lead their students? Teachers कैसे lead? अब थर्ड लाइन के जो सेकंड पार्ट है, he proposed that teachers lead their students systematically। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया, सी, systematically। And that the repetition be used as a key tool to develop good habits, unlike Socrates emphasize। हमारे पास एक और क्वेश्चन था, what did Socrates emphasize। अब emphasize by on questioning his listeners to bring out their ideas, यानी कि वो उन क्वेश्चन को emphasize यानी कि emphasizing क्यों करता था क्वेश्चनिंग पे, क्योंकि इससे उसको लगता था कि नए आइडियाज जनरेट होते थे। यहाँ पे हम देखते हैं टू टीच स्टूडेंट्स टू ब्रिंग आउट न्यू आइडियाज, टू पजल देम, टू हैव फन। तो तीसरे का क्या है, बी, बी आंसर, टू ब्रिंग आउट न्यू आइडियाज। व्हाट शुड बी बैलेंस्ड इन एजुकेशन, अच्छा सॉरी, he emphasized the balancing of theoretical and practical aspects of subjects। अब ये एक और आ गया कि क्या बैलेंस होना चाहिए, तो वो है जी, अब हम इसमें देखते हैं नंबर ऑफ बुक्स, थ्योरी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या है, बी एंड सी, क्योंकि लिखा है ही एम्फसाइज दैट द बैलेंसिंग ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये 4 हो गए। अब पांचवा कौन सा, एक्सप्लिसिटी। अब ये पढ़ते हैं। among which he explicitly mentions reading। अच्छा, एक्सप्लिसिटली, अब यहाँ पे जो ये लग रहा है एक्सप्लिसिटली मेंशंस रीडिंग, ये लग रहा है कि उसने मतलब बयान किया है इसको। आप इन सिंपल वर्ड्स कह लो कि उसने प्रोमिनेंट किया इन चीजों को। एक्सप्लिसिटली क्या किया उसने, लिखा है ना, so suggest among which he explicitly mentions, explicitly mentions यानी कि explicitly mentions यानी कि उसे properly mention किया है। तो उसका क्या हो सकता है, अब यहाँ देखते हैं। not important तो नहीं हो सकता, lean तो नहीं, run भी नहीं, तो यहाँ उसका specific, उसने specifically mention किया है और explicitly का मतलब भी specific ही होता है। और अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ 2, इसमें क्या है जी, 3 क्वेश्चन हैं। पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ, हमने यानी कि पोइट्री कौन सी लैंग्वेज है वो देखनी है। कंटेम्प्ट का सिनोनिम ढूंढना है और बर्थ ऑफ पोइट्री वो देखना है। पोइट्री, अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन एंड पैशन। पहले क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया, पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन एंड पैशन। अब हम यहाँ देखते हैं ह्यूमन लवर्स इमेजिनेशन। तो 6 क्वेश्चन का क्या आंसर है, सी है, इमेजिनेशन। It relates to whatever gives immediate pleasure or pain to human mind. It comes home to bosom and businesses of man for nothing but what comes home to them in the most general and intelligible shape can be a subject for poetry. Poetry is a universal language which the heart holds and the nature itself. He who has a contempt for poetry cannot have much respect for himself। अब कंटेम्प्ट, अच्छा अब देखें इस लाइन का, अब देखें पोइट्री इज द लैंग्वेज, ही हु हैज अ कंटेम्प्ट फॉर पोइट्री।
अब देखें, अब ये देखें कि इसका जो मीनिंग है वो हमें थोड़ा नेगेटिव ही लग रहा है कंटेम्प्ट का, क्योंकि उसने कहा है कि ही, यानी कि जो पोइट्री के बारे में कंटेम्प्ट रखता है, ठीक है, ही डज नॉट हैव, ही कैन नॉट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ, उसकी अपने आप के लिए कोई इतनी ज्यादा इज्जत नहीं, यानी कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी ज्यादा नहीं होती। तो इसका मतलब ये, इसका जो है हमारे पास मीनिंग वो नेगेटिव में है। अब देखें इसमें क्या होता है, लव पॉजिटिव होता है, फन पॉजिटिव है, एंजॉय भी। अब डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट एक यानी कि क्लोजर मीनिंग है, और इसका सही मीनिंग भी यही है। कंटेम्प्ट का मतलब भी यही होता है कि आप किसी चीज को तहकीर करना, यानी कि किसी चीज की तहकीर करना, उसकी बेइज्जती करना आम वर्ड्स में। तो डिसरिस्पेक्ट एक क्लोजर मीनिंग है। वर एवर, अब कंटेम्प्ट का मतलब यानी कि किसी के बारे में बुराई रखना, ठीक है, आप उसको कबूल ना करना, उसको एक्सेप्ट ना करना, तो वो डिसरिस्पेक्ट भी है, या बुरा समझना। कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है। Wherever there is a sea, sense of beauty, power, harmony, as in motion of wave of the sea, in the growth of flower, there is poetry in the bud. अब उसने बताया जी कि इन सब चीजों में बर्थ होती है पोइट्री की। हम देखते हैं हमारे पास क्या है, वेव्स ऑफ सी, फ्लावर ब्लॉसम, ब्यूटी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमने तीनों देखा, तीनों यहाँ पे हैं, वेव्स ऑफ सी भी हैं, फ्लावर का ब्लॉसम भी है, ठीक है, और ब्यूटी भी है। तो ये 8 का क्या है, ऑल ऑफ द अबव। अब आए थे थर्ड पैराग्राफ। अब इसमें हम क्या करना है, हमने क्या पढ़ना है, हु डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, पेन को नहीं इन्फ्लिक्ट करता, ठीक है, और सिनोनिम ऑफ हिंडर, ठीक है। अब हिंडर तो वैसे हमें पता है, हिंडर अगर आप लोग को नहीं पता मतलब, लेकिन इतना इतनी तो अप्रोच हम सबकी होती है कि हिंडर होता है रुकावट, किसी चीज में रुकवाना। तो इसका जो है, जो यहाँ पे लग रहा है इसका, अभी तो वो ब्लॉक लग रहा है। अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, वो सही पता चलेगा क्या है मीनिंग। Hence it is that almost is a definition of gentleman to say he is one who never inflicts pain. Inflicts pain आ गया, कौन inflicts pain नहीं करता, gentleman। तो 9 का कौन सा आंसर है, B, gentleman। This description is both refined and, as far as it goes, accurate. He is mainly occupied in merely removing the obstacles which hinder the, ये देखें आगे ना, removing the obstacles को हटाना, which hinder जो रोकते हैं, the free and unembarrassed action of those about him, and he concurs with their movements rather than takes in। तो hinders का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ब्लॉक। इसका यानी कि क्या है, रुकावट, ब्लॉक, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग जाएगी। आपने टेंशन नहीं होना बिल्कुल भी, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर पैराग्राफ पढ़ने, जिस तरह इस तरह आप लाइंस पढ़ते जाएंगे आपको उनके आंसर्स मिलते जाएंगे, और बहुत इजीली विद इन टाइम। आई गेस हमने जो सॉल्व किया है, हमने शायद 7 मिनट्स में पैराग्राफ सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह ही आप भी कर सकते हैं। इसमें 3 पैराग्राफ थे, उधर हो सकता है 1 पैराग्राफ आया हो या ज्यादा भी हो। आपने बस ओपन माइंडेड होकर अच्छी तरह ये सारा देखना है, और इंशाल्लाह ये आपका इजीली ये खत्म हो जाएगा।